डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 182 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 183 मुलाहिज़ा फरमाएं। हाँ, इस पर नए सिरे से मुकदमात या बयानात का सिलसिला ज़रूर कायम रहता है। बकौल गोंपू के बेशतर मुलजिम या मुजरिम इस तरह अपना बचाव कर लेते हैं। लिहाजा में यूं भी मिस्टर ब्राउन के दो अहम मज़कूरा नुमाइंदे डॉक्टर कैंटली और मिस कोरा हमारे मुंतज़िर थे, जबकि इंटरपोल का भी वहां ऑफिस था। हमें वहां पहुंचने की ताकीद की गई थी। इसके बाद इंटरपोल ही हमारा मुकदमा लड़ती, जो कि जाहिर है जीत पर ही मुंतज होता। हम पैदल ही चलते रहे। गोंपू को हमारे लिए कचरों का बंदोबस्त करने का मौका नहीं मिल सका था। यूं भी बेंज और कशलंगा में हालात हमारे लिए यहाँ जैसे नहीं रहे थे। हमें जल्दी में निकल भागना पड़ा था। वो बड़े कठिन हालात थे। गोंपू ने आखिरी वक्त तक हमारा साथ दिया था। मजीद 2-3 घंटों की मुसाफत के बाद रुकते सस्ताते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां आबादी तो क्या, किसी जी नफ्स के भी दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे थे। हथियार हमारे पास मौजूद थे और हमें जंगली दरिंदों या बर्फानी भेड़ियों का डर नहीं था। गोंपू ने हमें बेंज की हद पार कर लेने के बाद ही थोड़ा रुकने और आराम करने का मशवरा दिया था। अभी लिहाजा के दरिया का फासला इतना ही रह गया था कि अगर हम अब भी रुके बगैर चलते रहते तो शाम या रात तक वहां पहुंच ही जाते। हम रुकते ही नींद की वादियों में खो गए। 3-4 घंटे हमने आराम किया और ताज़ा दम हो गए। हमारे इर्द गिर्द वही बर्फानी जंगल, नहर और ऊंची नीची पहाड़ियों का मंजर था। गोंपू ने हमें सख्ती से ताकीद कर रखी थी कि हमें नहर के मुतवाज़ी चलते रहना होगा। अगर हम जरा भी इससे दूर हुए तो भटक जाएंगे और यह खतरनाक होगा। खुराक का जखीरा तमाम हो चुका था। नहर के पानी से प्यास बुझाई तो ये खुशकुन उकदा खुला के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही थी। हमारे पास कोई खास शय तो थी नहीं मछली पकड़ने की, ताहम जुगाड़ी तरीके से चाकू को एक बड़ी मोटी दरख्त की शाख तोड़कर इसके सिरे पर बांधकर मैं और तारिक 2-3 मछलियां पकड़ सके थे। अलाव जलाकर इसी पर मछली भूनी और इसी ही से पेट की आग बुझाई। शाम हो चली थी। कॉफी का सामान मौजूद था। हमने बाद में कॉफी पी। सर्दी बढ़ती जा रही थी। अब आगे का कसद किया। रात पड़ने तक हम ऐसे मकाम पर पहुंचे यहाँ से नहर एक बड़ा सा मोड़ घूम रही थी। हम इसी के साथ साथ आगे मुड़ते गए और जैसे ही एक पहाड़ी से तलू हुए तो हमें दूर करीब में कुछ रोशनियां सी नजर आने लगी। हमारे चेहरे एकदम मुसर्रत से चमक उठे। हम लिहाजा के दरिया के करीब पहुंच चुके थे और ये रोशनियां घाट और इसके करीब करीब वाक़ई घरों से आ रही थी। हालांकि अभी हम असल मंजिल से कोसों दूर थे, लेकिन घाट के करीब पहुंचकर हमें यूं लगा जैसे हमारी मंजिल आ गई हो। हम खुशी से एक दूसरे के गले लग गए थे। बेंजी जैसे खतरनाक इलाके से निजात ने हमें बहुत तमानियत और तस्कीन अता की थी, वरना अगर हम बेंज पुलिस के हत्थे चढ़ जाते तो फिर मौत ही हमारी जान इनसे छुड़ाती। हमारा जुर्म भी संगीन नौइयत का था। इधर शीशोक वगैरह को भी हमारे खिलाफ गुल खिलाने का खूब मौका मिलने वाला था। यहाँ हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था, ना ही दुश्मनों से और ना ही पुलिस से। हमने थोड़ी बहुत पेट पूजा के बाद घाट पर जाकर ही दम लिया। लिहाजा के दरिया का पाट खासा चौड़ा था। यहाँ कुछ मजदूर और बार बरदार टाइप के लोग नजर आए। एक अजीब साख्त की कश्ती और मोटर बोट भी मौजूद थी। कश्ती के दुम्बाले वाली जगह पर बड़ा सा गोल रखने वाला पहिया नस्ब था जो रुका हुआ था। वो दरिया के बिल्कुल किनारे पर टिकी हुई थी, जबकि मोटर बोट दरिया के तकरीबन वस्त तक बने हुए एक चौबी प्लेटफार्म के पास हलकोरे ले रही थी। एक अधेड़ उम्र शख्स मुंह में पाइप दबाए टहल रहा था और पक्का देसी किस्म का खुलासी या कप्तान नजर आता था। वो हमारी तरफ बगौर देख रहा था, फिर एकदम अपने मुंह से धुआं उगलते हुए हाथ हिलाया और पेशावराना अंदाज में हमसे साफ और शुस्ता अंग्रेजी में बोला, टूरिस्ट काशो खुश आमदीद। हमने भी हाथ के इशारे से मुस्कुराते उसे जवाब दिया उसकी जानिब बढ़ के, मेरी बोट तैयार है, आप लोग जरूर टूरिस्ट होंगे। वो बोला, यकीन। हमने कहा, गायचों में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वो मुस्कुरा कर बोला, गायचो न जाने किस बला का नाम वो ले रहा था। मुझसे नहीं रहा गया और पूछ लिया तो लिहाजा दरिया की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मकामी जुबान में दरिया लिहाजा को कायचू कहते हैं। मैं आपको बहुत आराम से लिहाजा ले जाऊंगा। मेरे साथ सफर आरामदेह रहेगा। सबसे पहले आपको पोर्टाला पैलेस की सैर करवाऊंगा। वो अपनी ही रो में न जाने क्या क्या कहे जा रहा था, साथ ही अपनी मालूमात भी छाड़े जा रहा था ताकि हमें मरऊब कर सके। बकौल उसके दरिया लिहाजा दरिया बरहम पत्रा का बेटा है और उसी के बतन से निकल कर यहाँ तक पहुंचा है। कायचो हम पर बहुत मेहरबान है। हमें बेजारी सी महसूस होने लगी। मैंने कहा, लिहाजा कितनी देर में पहुंचा दोगे? 1 घंटे में, उसने कहा।
ہمیں اس کی بات جھوٹ لگی، وہ محض ہمیں گاہک بنانے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا۔ تاہم ہمیں کیا، 1 گھنٹہ لگتا یا 2 گھنٹے، ہماری منزل اب کون سا دور رہی تھی۔ کرایہ کتنا ہوگا؟ یہاں ین کرنسی بھی چلتی تھی، لیکن زیادہ تر امریکی ڈالرز کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اس نے $20 کرایہ بتایا، جو ہمارے حساب سے بہت زیادہ تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ گومپو میاں نے ہمیں ین اور ڈالرز کا ریٹ بتا رکھا تھا۔ ہم نے اسے $10 کہے، بلاخر $12 پر وہ راضی ہو گیا۔ کھانے پینے کے پیسے اس نے الگ شمار کرنے کی شرط رکھی تھی۔ ہم بوٹ میں سوار ہو گئے۔ یہ زیادہ بڑی نہیں تھی، بس ٹھیک تھی۔ ایک ہی کیبن تھا، اسی کے اندر کنٹرولنگ سسٹم اور بیٹھنے کی جگہ تھی، جو بینک بیڈز کی طرح دیوار گیر آہنی بینچوں کی صورت میں تھی۔ ہم اس پر اسکول کے بچوں کی طرح براجمان ہو گئے۔ موٹر بوٹ اسٹارٹ ہوئی اور پھر اس نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ ذرا سی دیر بعد ہی ہم لہاسا کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ سفر خاموشی سے جاری تھا۔ یوں لہاسا کی طرف سفر کرتے ہوئے میرا دل نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی کا شکار ہونے لگا تھا۔ بلا شبہ وہاں بھی ہنگامے ہمارے منتظر تھے، کیونکہ وہاں اس بلڈی سینڈیکیٹ کا نیا غاصب اور 1 مین اسرائیلی باس ناتھن روبوسکی اور میرا اہم ترین آخری دشمن ڈاکٹر رمیش اگروال موجود تھے۔ ان سے ہماری پنجہ آزمائی بالکل قریب تھی۔ تھکن اتارنے کے لیے ہم سب موٹر بوٹ کی کھلی جگہ پر لیٹ گئے تھے۔ بوٹ لہاسا دریا کے چوڑے پاٹ کے وسط میں رواں دوا تھی۔ اس کی رفتار میرے اندازے سے 25-30 ناٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ صبح ہوئی، ہم نیند پوری کر کے جاگے تو چونک پڑے۔ بوٹ رکی ہوئی تھی اور اس کا انجن بھی بند تھا۔ ہر سو خاموشی تھی، یا پھر آبی پرندوں کی مخصوص کیں کیں۔ کیا ہم لہٰذا دریا میں سفر کر رہے ہیں؟ رومی کے منہ سے بے اختیار برآمد ہوا۔ میں طارق اور حمیرہ موٹر بوٹ کی ریلنگ سے ٹکے کھڑے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے گردو پیش کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ ایک بہت تنگ نہر کا پاٹ تھا، جس کی سطح پر جا بجا آبی اور خود روج جھاڑیاں سر اٹھائے دکھائی دے رہی تھیں۔ دونوں طرف کے کناروں پر بھی ایسی رویدگی اور درخت تھے۔ بیشتر درخت اور جھاڑیوں نے جیسے برف کی قبا اوڑھ رکھی تھی۔ جنگل سنسان تھا۔ تنگ پاٹ والی یہ اجنبی سی نہر بھی دور و نزدیک بل کھاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ خبردار کوئی حرکت مت کرنا۔ اچانک ایک کرخت اور بھاری آواز ہماری سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہم چاروں بیک وقت اکا میں بیٹھے اور بری طرح چونک پڑے۔ وہ 2 افراد تھے اور ایک نے ہم پر شارٹ گن تان رکھی تھی۔ گن بدست تو کوئی اجنبی سا جوان مرد تھا، جس کی شکل موٹر بوٹ کے ادھیڑ عمر مالک سے ملتی جلتی تھی۔ شاید یہ اس کا بیٹا تھا، جبکہ دوسرا شخص فوسٹر تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، مگر اس کے چہرے پر مکرو موجود مسکراہٹ اس وقت کسی آتشی ہتھیار ہی کی طرح ہمیں اپنے وجود میں پوست ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ نوجوان لڑکا کدھر سے نمودار ہوا؟ ادھیڑ عمر کپتان ہمیں یہ کس جگہ لے آیا تھا اور کیوں؟ شاید اس کا بیٹا یہاں پہلے سے موجود تھا اور یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوا تھا، پر وہ خود کہاں تھا؟ دوسری اہم بات فوسٹر کا ان کے ساتھ ہونا تھا۔ ہم بینز جیسے جہنمی حالات سے کامیاب فرار ہونے کے بعد زیادہ ہی خوشی اور مسرت کا شکار ہو گئے تھے اور ہر قسم کے ممکنہ خطرات کو بھلا بیٹھے تھے۔ اپنے اور فوسٹر سے متعلق ہم نے بڈھے مگر تگڑے کپتان کو یہی بتایا تھا کہ ہم انٹرپول پولیس سے تعلق رکھتے ہیں اور فوسٹر ایک بین الاقوامی مجرموں کے ٹولے کا سرغنہ تھا۔ یہ کیا حرکت ہے مسٹر؟ کون ہو تم؟ تم نہیں جانتے ہم کون ہیں؟ کپتان کہاں ہے؟ طارق نے اس جوان مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اور تم نے اس خطرناک قیدی کو کیوں کھول دیا؟ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اشارہ اس کے ساتھ کھڑے فوسٹر کی جانب تھا۔ ہم نے کسی بھی قسم کے خوف یا پریشانی کا ایک ذرا بھی اظہار نہیں ہونے دیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ہم مجرموں کے ساتھ مجرموں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ جوان مرد زہر خان لہجے میں بولا۔ تم خود مجھے مجرم معلوم ہوتے ہو؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تیز لہجے میں کہا۔ کدھر ہے تمہارا باپ؟ ہمیں اس نے کیوں دھوکہ دیا ہے؟ تم لوگوں کی چالاکی میں وہ بڈھا تو آ سکتا ہے مگر جوان نہیں، سمجھے تم؟ اس بار فوسٹر نے ہمیں گھور کر کہا۔ اس کی مکارانہ خوش آمد پر میں اندر ہی اندر کھول اٹھا۔ پھر وہ اس سے بولا، نیکل، ان چاروں کو اسی وقت دریاب برد کر ڈالو، آگے بڑھو۔ یقین رکھو لہٰذا پہنچتے ہی میں تمہیں دولت سے تول دوں گا۔ میں اندر سے کھٹکا۔ معاملہ کیا تھا؟ یہ سب کچھ اندھیرے میں تھا۔ نیکل یہ تمہیں چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا پہنچ کر یہ تمہیں اپنے تنظیمی آدمیوں کے ہاتھوں قتل کر ڈالے گا۔ طارق نے نیکل نامی نوجوان مرد سے کہا۔ اسی وقت عقب سے وہ ادھیڑ عمر کپتان برآمد ہوا۔ اس کے منہ میں ہنوز خمدار پائپ دبا ہوا تھا۔ میں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، وہ خاصا پریشان اور الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے مسٹر کپتان؟ تم نے ہمیں لہٰذا پہنچانے کا ذمہ لیا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، ڈیڈ آپ باہر کیوں آ گئے؟ اندر چلیں۔
बेटे ने अपने बाप को पुकारा। मैं और मिस्टर फोस्टर इस मामले को हैंडल कर लेंगे। हाँ मिस्टर जेठ, तुम अंदर जाओ, तुम्हारे बस का ये मामला नहीं है, फोस्टर ने कप्तान से मुखातिब होकर कहा। इसका लहजा इस्तज़ाइया और अपनी कामयाबी पर बड़ा नाज़ा महसूस हुआ। मैं अंदर से खोल रहा था। बकवास बंद करो, तुमने मेरे बेटे को वर्गलाया है, तुम इसे लालच देकर एक खतरनाक मामले में फंसाने की कोशिश कर रही हो। अधेड़ उम्र कप्तान जेड ने फोस्टर से तैश में आकर कहा, फिर अपने बेटे से मुखातिब होकर उसे समझाने की कोशिश की। बेटे इसकी बातों में मत आओ और डैड प्लीज। नकल बाप के सामने दहाड़ा और साथ ही अपने हाथ में पकड़ी शार्ट गन से एक अदद हवाई फायर भी कर डाला। इसके धमाके की आवाज इतराफ के बर्फजारों और वीरानों में दूर तक गूंजी थी। ऐसा उसने अपने बाप को मुंह बंद करने के लिए गुस्से के इजहार के तौर पर किया था। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो अपने बाप की नाखल्फ और बिगड़ी हुई औलाद था। न्यूज मुझे बाप बेटे और बदजात फोस्टर की बातों से यही इदराक हुआ था कि फोस्टर ने नेकल को किसी किस्म का लालच देकर अपना हमनवा बनाया है। मेरे साथी यहाँ पहुंचने वाले हैं, अभी सब कुछ सही हो जाएगा, नेकल चिल्ला कर बोला। इसके लबो लहजे से गरूर और खुशाइंद कामयाबी का जोश छलक रहा था। वो ऐसे नौजवानों में से था जो परले दर्जे के नकम्मे होते हैं मगर बेअमली के दौरान ऊंचे ख्वाब देखते हैं, ख्वाह वो किसी भी जराए से पूरे हों। कुछ भी सही नहीं होगा बेटे, सब गहरी खाई में जा गिरेंगे। ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे हो नेकल, मेरी बात मान लो। बूढ़ा कप्तान जेड अभी तक अपने बेटे को समझाने में लगा हुआ था। तुम अपने बूढ़े बाप को यहाँ से दूर क्यों नहीं कर देते? देखना ये तुम्हारा बना बनाया काम बिगाड़ देगा, फोस्टर ने नेकल से कहा। नेकल ने बाप को फिर गुस्सीली नजरों से घूरा। नेकल इस वक्त बेगैरत बेटी का रूप धारे हुए था। इसकी बातों में मत आओ नेकल, इस बार तारिक ने फिर उसे मुतनब्बे करते हुए कहा। यह खतरनाक मुजरिम है। मैं खतरनाक मुजरिम हूँ? फोस्टर मक्कारी से बोला। मैं एक 60 साला बुढ़ा आदमी जिसने सारी उम्र कारोबार और दौलत जमा करने में सर्फ कर डाली, और तुम जिसकी सारी दौलत हथियाने के लिए से बेंद से अगवा कर लाए और चाहते थे कि लिहाजा ले जाकर मुझे जरगमाल बनाने के बाद मेरे खानदान वालों से भारी तावान वसूल करो। नेकल एक बहादुर नौजवान है, मैं इसे भारी इनाम देने का फैसला कर चुका हूं और तुम सबको पुलिस के हवाले करना होगा। फोस्टर की मक्कारी पर पहले तो मैं अंदर से अश कर उठा, फिर दांत पीस कर बोला, फोस्टर तुम खुद को बचाने के लिए कितना ही झूठ बोल लो, कामयाब नहीं हो सकते। तुम अपने साथ इस नौजवान की जिंदगी से भी खेल रहे हो। इसी वक्त नहर किनारे जंगल की जानिब से फायर हुआ। नेकल और हम ने चौंक कर उस तरफ देखा। ओह खुश हो जाओ सब, मेरे साथी आन पहुंचे। दूसरे लम्हे नेकल खुशी से चिल्लाया। फिर यही वह वक्त था जब बूढ़ा कप्तान जेड और नेकल का बाप हरकत में आया और उसने नेकल से शार्ट गन छीनने की कोशिश की। फोस्टर ने दौड़कर उसे पकड़ा। गन की नाल अर्शे के फर्श पर झुक गई। मौका गनीमत जानकर तारिक और मैंने बैक वक्त नेकल पर जस्त लगाई। नेकल ने ट्रैगर दबा दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ। मोटरबोट के पैंदे में बड़ा सा सुराख हो गया और वहां से पानी फवारे की शक्ल में उबल पड़ा। बोट मस्त हाथी की तरह डोलने लगी। मैं और तारिक बैक वक्त नेकल पर पिल पड़े, मगर वो भी नहायत होशियार और चालाक निकला। वो मछली की तरह तड़प कर हमारी गिरफ्त से निकला और पानी में छलांग लगा दी। फोस्टर ने भी उसकी तकलीद की थी। वो नेकल की मदद से तैरता हुआ किनारे की जानिब बढ़ता जा रहा था। मोटरबोट पर अफरा तफरी पैदा हो गई थी। हम सब बोट के साथ ही बुरी तरह डोल रहे थे। पैने में सुराख होने के सबब तेजी से पानी भरने लगा था। बेचारा बूढ़ा कप्तान जेड अपनी बोट का यह हशर देखकर रो पड़ा और बेटे को लगा जोर जोर से कोसने। शुक्र था कि किनारा नजदीक था, यूं भी हम किसी बड़े दरिया में नहीं थे। यह पता नहीं कौन सी जगह थी और लिहाजा दरिया से भटक कर ना जाने हम इन झाड़ियों और घास फूस से ढकी ब्रांच कैनाल में कैसे आ गए थे। अब यह बातें सोचने का वक्त नहीं था। जेड सुराख बंद करने के लिए हम सब की मिन्नतें कर रहा था, मगर हम क्या कर सकते थे? खुद जेड भी मजबूर ही नजर आ रहा था। पानी भर जाने के सबब बोट एक तरफ को झुक गई थी और पानी में गर्गाप होने की पूरी तैयारियों में थी। पानी में छलांग लगा दो, किनारा ज्यादा दूर नहीं है, तारिक ने चिल्ला कर कहा। मैं खुद घबराया हुआ था, चीख कर बोला, पानी गहरा भी हो सकता है, मेरे यहाँ हुमैरा के डूब जाने का खतरा है, हमें तैरना नहीं आता। तब फिर तुम जल्दी से कैबिन में जाकर 2 टायर ट्यूब हिफाजती जैकेट तलाश करो, जल्दी। मैं और रूमी कूदने लगे हैं, तारिक बोला। मैं अंदर की जानिब दौड़ा। मैं ये दोनों मज़कूरा चीजें कैबिन के अंदर एक कोने में झूलती देख चुका था। वो मैंने उतार ली। फिर हुमैरा और मैंने जल्दी जल्दी जैकेट पहनी, टायर थामे और पानी में कूद गए। एक जबरदस्त छपाका हुआ, हम पानी में थे। इसके बाद तेज तेज हाथ पांव चलाते हुए किनारे की जाने बढ़ने लगे। हमारी राह में पानी की सतह पर उभरी हुई लंबी लंबी आबी झाड़ियां और सरकंडे हायल होने लगे। हम बराबर किनारे की जाने बढ़ते रहे।
उधर वो बूढ़ा जेठ डूबती हुई मोटर बोट में खड़ा चिल्लाता रह गया। हालांकि उसे भी हमने साथ आने का कहा था। तभी मैंने देखा जब मोटर बोट पूरी तरह डूबने लगी तो मैंने उसे एकदम गायब पाया। पता नहीं वो भी अपनी बोट समेत डूब चुका था या फिर छलांग लगाकर गायब हो गया था। हम चारों अपने मुख्तसर साजो सामान के साथ तैरते हुए किनारे पर आ गए। पानी बहुत ठंडा था। हम सब किनारे पर आकर ठिठुरते रहे, अपने जिस्म को जगह जगह और तेजी के साथ मसलते रहे। हमने इर्द गिर्द का जायजा लिया। दोपहर आन पड़ी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्या था। इस वक्त तक तो हमें लिहाजा पहुंच ही जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि जब हमारी आंख खुली तो बोट को हमने इस ब्रांच कैनाल में पाया था और वो रुकी हुई थी। न जाने कितनी देर हम सोए रहे थे। इस दौरान में क्या हो चुका था इसके बारे में हमें जेड से और ना ही उस बदबख्त नैकल से कुछ पूछने का मौका मिला था। हमें जानबूझकर असल रास्ते से भटकाया गया है। नैकल हमें लूटना चाहता था और यकीनन इसका बाप भी इसमें शामिल था। रूमी बोली, नहीं वो शामिल नहीं था। मैंने होले से बूढ़े जेड की तायद कर डाली। अगर ऐसा होता तो अपने बेटे के सामने ना आता। नैकल ने अपने बूढ़े बाप के साथ जबरदस्ती की होगी, उसकी प्लानिंग में शामिल नहीं था। तारिक बोला, मगर बोट का मालिक जेड ही था। क्या इसका बेटे पर रोब भी नहीं था कि वो बाप से जबरदस्ती करने में कामयाब रहा? रूमी अब भी जेड की तरफ से बदजन नजर आ रही थी। कभी कभी उसकी अकल जरा मोटी महसूस होने लगती थी। हुमैरा ने कहा, यह सारी शरारत दरअसल फॉस्टर की है। तुम लोगों ने बाप बेटे और फॉस्टर के आपस के मुकालमे सुनकर अंदाजा नहीं लगाया। इसने झूठ सच कहकर नैकल को लालच दिया था। एक तरह से कसूर हमारा भी है। हम सबको ही लंबा नहीं लेट जाना चाहिए था। तारिक सर झटक कर बोला, फिर भी सवाल यह पैदा होता है कि हम इस ब्रांच कैनाल में दाखिल क्यों कर हुए और नैकल मोटर बोट पर कैसे आया? रूमी अड़ी हुई थी। आगे बोली, वो कमबख्त नैकल हमारे शिकार फोस्टर को भी ले उड़ा अपने साथ। अब ये बातें छोड़ो, इन दोनों को धर ही लेंगे। लिहाजा पहले जल्दी से अलाव जलाने की तदबीर करो ताकि गीले कपड़े खुश्क किए जाएं। तारिक ने कहा। हम इधर उधर झाड़ियां इकट्ठी करने में लग गए। बाकी सामान हमारे वाटर प्रूफ थैलों में मौजूद था जो हमने गौहर शाह वगैरह से हथियाए आए थे। ये एडवेंचर किटें थी। इस सड़कों में हम नैकल को ही नहीं उसके साथियों के जवाबी फायर को भी भूल गए। यही वजह थी कि जब हम अलाव रोशन करने लगे तो अचानक फिर जंगल की मगरबी सिमत से एक और फायर हुआ और फिर साथ ही किसी के चीख कर जोर जोर से बोलने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। सिर्फ आवाज आ रही थी मगर अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। हम चौंक पड़े। हमें याद आ गया, आवाजों से हमने सिमत और फासले का अंदाजा लगा लिया था। अलाव भी मत रोशन करना, ये लोग हमसे ज्यादा दूर नहीं हैं। तारिक ने सरगोशी की। मैं झाड़ियों के ढेर को लाइट दिखाने ही वाला था, मेरा हाथ रुक गया। हमारे पास कोई हथियार नहीं है। हमें उन पर हर हाल में न सिर्फ काबू पाना होगा बल्कि अपना छीना हुआ शिकार भी वापस लेना होगा। तारिक ने कहा, तब फिर हमारे यहाँ बैठे रहने का कोई फायदा नहीं। मुकाबला करना है तो करना है इसी वक्त। मैंने जोश से कहा। मोटरबोट तो तबाह हो गई, अब हम कैसे इस नामालूम बर्फानी जहन्नुम से निकलेंगे? रूमी के लहजे में तफक्कुर था। पहले इस मुसीबत से जान छुड़ा लें, फिर इसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। आओ, मैंने कहा। हम चारों बर्फ की झाड़ियों से ढकी हुई एक ढलान की तरफ बढ़ने लगे। जरा बुलंदी पर पहुंचे तो सीने के बल लेट कर मोहतात अंदाज में अतराफ का जायजा लिया। दोपहर की रोशनी फैली हुई थी। हमें बाएं जानिब कोई 30-35 गज के फासले पर एक छोटा सा लकड़ी का रहायशी कैबिन दिखाई दिया। बात ही ऐसी थी कि हम सब एक टुक वहां का मंजर देखते रह गए। सबसे पहले मुसर्रत हमें इस बात पर हुई थी कि कैबिन की छत पर एक कश्ती उल्टी पड़ी थी। बाकी नैकल के 3 साथी नजर आ रहे थे और उनके अलावा उनमें नैकल और फोस्टर भी थे। इन सब के हाथों में राइफलें नजर आ रही थी। ये लोग खासे मजबूत तनोतोश के मालिक नजर आते थे। हमें इन पर सोते में चबेखों मारना होगा, तारिक ने नीची आवाज में कहा। लेकिन ये हमें इसका मौका कब देंगे? मैंने भी जवाब में सरगोशी की। ये तो अभी से हमारी तलाश में निकल खड़े होंगे।